तो मैंने आपको नगर रचना जो मैंने आपको समझाई थी यहाँ पर 12th क्लास हिंदी में, जो कि आपके अतीत में दबे पाव के बारे में है। ये आपका बितान का 3rd चैप्टर है। अतीत में दबे पाव, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अतीत मतलब जो गुजर चुका है। तो इस चैप्टर में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि नगर रचना के बाद यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ की जो सभी सड़कें हैं वो सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज के वास्तुकार इसे ग्रीन प्लान कहते हैं। सिर पर बने जो बौद्ध स्तूप के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्चबर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में कामगारों की बस्ती है। नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक तालाब है जिसे महाकुंड नाम दिया गया है। महाकुंड है उसकी गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। उत्तर दिशा में 8 स्नानागार हैं जिनमें किसी का भी दूसरे द्वार के सामने, एक का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। 3 और साधुओं के कक्ष हैं। उस काल की सिद्ध वास्तुकला, यह भी सिद्ध कला मतलब ये जो वास्तुकला, यह भी एक नमूना है। कुंड का तल और दीवारें चूने और पक्की ईंट से बनाए गए हैं। कुंड में बाहर के अशुद्ध पानी को ना आने देने का भी ध्यान रखा गया है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए एक तरफ कुआं है। यह कुआं दोहरे घेरे वाला है। कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां भी हैं। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी हैं और उनसे ही ढकी हैं। पानी निकासी की ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलती। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। यहाँ कर रूप में आया अनाज रखा जाता है। यहाँ 9 चौकिया की 3 हवादार कतार हैं। उत्तर में एक जो गली है जिसके माध्यम से बैलगाड़ी से अन्न आता होगा। इसी प्रकार का एक ऐसा ही कोठार हड़प्पा में भी मिला है। मोहनजोदड़ो सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण टीले के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा सा बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है और इसका निर्माण काल लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है। यहाँ पर बताया गया है कि इसका कार्य है 2600 वर्ष पूर्व का है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। दास रखाल दास बनर्जी ने यहाँ ईसा पूर्व के अवशेषों का अनुमान लगाया है। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य भी प्रारंभ हुआ। इस खुदाई के बाद ही भारत की सभ्यता की गणना मिस्र और इराक, मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ होने लगी। यह बौद्ध स्तूप भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है। इस स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठते हैं। इतना प्राचीन स्तूप ना जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी है। यह स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस भाग को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। राज सत्ता व धर्म सत्ता के केंद्र 4 दीवारी के भीतर ही होते हैं। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर स्थित है। संसार में गढ़ के स्वरूप संभवतः मोहनजोदड़ो के इस रूप से भी प्रभावित हैं। मोहनजोदड़ो में यह अकेली ऐसी इमारत है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बची रह सकी है। अन्यथा शेष इमारतें आज खंडर के रूप में मिलती हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। यहाँ खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज होती थी। खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगते थे। कपास की खेती भी होती थी। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई, बुनने के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना भी खुदाई में मिला है। यह सभ्यता ऊन सुमेर से आयात करती थी और सूती कपड़ा निर्यात करती थी। इस सभ्यता को तांबे का ज्ञान था। सिंध में पत्थर था। राजस्थान में तांबे की खानें थी। इनके ही उपकरण खेतीबाड़ी में काम आते थे। यहाँ रबी की फसल कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की उपज के तो पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पर जो महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत का
अवशेष है, जिसमें दालान, बरामदे, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। दक्षिण में भी एक भग्न इमारत है जिसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। यह संभवतः राज्य सचिवालय या सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चारदीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले हैं जिन पर बनी बस्ती को लेखक ने नीचा नगर कहा है। पूरब में रईसों की बस्ती है। इस बस्ती में बड़े बड़े घर हैं, चौड़ी सड़कें हैं, कुएं भी हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई कराने वाले पुरातत्व जो है के संक्षिप्त नाम से मोहल्ले बन गए हैं, जैसे डीके, हल्का, दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई। डीके के नाम पर 2 हल्के हैं। डीके हल्का सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की जो मुख्य सड़क है यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है। यह तो आधा मील बची है। अब तो भाई आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। इस सड़क के दोनों ओर घर है, किंतु किसी भी घर का दरवाजा सड़क की ओर नहीं है। उनके दरवाजे अंदर गली में है। मुख्य सड़क की ओर एक पीठ है। किसी के घर जाने के लिए पहले मुख्य सड़क से सेक्टर की गली में जाना पड़ता है। सड़क की दोनों तरफ सामांतर ढकी हुई गलियां हैं। हर घर में स्नानागार है। खुली नालियां भीतर बस्ती में नहीं है। घर का पानी पहले घर की हौदी में आता है, फिर सड़क की नाली में। बस्ती के भीतर 9 से 12 फुट चौड़ी सड़कें हैं। बस्ती में कुएं हैं। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी के कारण जल संस्कृति कही जा सकती है। तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ तक समझाया है। इसके बाद आपका जो है कि यहाँ पर जो जिन्होंने पुरातत्व के नाम है, जैसे कि आपने पहले देखा उसमें एक डीके था, हमने उसके बारे में बताया। एक और नाम आया था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक बहुत बड़ा प्रबंध छपवाया है, जिसमें सिंधु घाटी में 100 वर्ष पहले प्रयोग होने तथा खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी दोनों के चित्र हैं, जिन चित्रों के माध्यम से उन्होंने सतत परंपरा को सिद्ध किया है। बैलगाड़ी में अरे वाले पहिए प्रवृत्ति हैं। अब तो जीप के उतरे हुए पहिए भी काम आने लगे हैं। ऊंट गाड़ी में हवाई जहाज के उतरे पहिए काम कर रहे हैं। खंडरों के मध्य एक साबुत इमारत में अजबघर है। यहाँ किसी कस्बाई स्कूल की छोटी इमारत जैसा है। अजबघर छोटा है, सामान भी ज्यादा नहीं है। अहम चीज़ कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50 से कुछ ज़्यादा होगी, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित हुई हैं, पहुंची हुई सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। काला पड़ गया गेहूँ, तावे और कांसे के बर्तन, मोहरे, बाग, चाक पर बने विशाल मृदभांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपाड़ की गोटियाँ, दिए, मापतोल, पत्थर, तावे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार, बहुत सारी चीज इस अजबघर में तैनात हैं। कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो अब चोरी हो गए हैं। इसके अतिरिक्त एक आश्चर्य की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ हथियार कोई नहीं है। लगता है इस सभ्यता में अनुशासन शक्ति के बल पर नहीं था। शायद कोई सैन्य सत्ता यहाँ नहीं थी। सांस्कृतिक धरातल इस पर सभ्यता में सामाजिक व्यवस्थाओं में एकरूपता थी, अतः यह सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से भिन्न थी। इस संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद है, न मंदिर है, न राजाओं महंतों की समाधियां। मूर्ति शिल्प भी छोटे हैं। नरेश के सिर पर मुकुट भी बहुत छोटा है, नाभि भी छोटी है। यहाँ लोग लघुता में महत्ता अनुभव करते थे। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। साधनों और व्यवस्थाओं के लिहाज से समृद्ध भी था। इनमें भव्यता और आडंबर का अभाव था। इस सभ्यता की अधिक चर्चा न होने के कारण इसकी अभी तक न पढ़ी जाने वाली लिपि भी है। सिंधु सभ्यता के बारे में लेखक लिखता है, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु या पत्थर की मूर्तियां, चित्र, वनस्पति, मनुष्य, पशु पक्षी की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, बहुत सारी आकृतियां, खिलौने, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता की तकनीक सिद्ध से ज्यादा जो कला सिद्ध जाहिर होता है। इसके अतिरिक्त ताबे व कांसे की बहुत सी सारी सुइयां मिली हैं, जिनमें एक तो 2 इंच लंबी है। ये शायद
काशी दाकारी के काम आती होती। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाना है और जो खुदाई में हाथी दांत ताबी के सुई भी मिले हैं। इनसे ज़्यादा दरियाँ बुनी जाती होंगी, ऐसा लग रहा है। सिंधु के पानी के रिसाव के कारण मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम बंद कर दिया गया है। पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब तो इन खंडरों को बचाना भी एक समस्या बन गई है। तो आपको मैंने यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता है उसके बारे में बताया है। आज भी इतिहास में इसका बहुत उल्लेख मिलता है। आपकी जो हिस्ट्री है उसमें भी इसका बहुत अच्छी तरीके से उल्लेख किया गया है और शायद विस्तार से भी बताया गया है। तो आपको मैंने ये अतीत के दावे पाँव आपको समझाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।